हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो मेजर लॉज के अराउंड रहेगी। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग जो पहले डिस्कस करेंगे वो है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको पहले सीआरपीसी के नाम से हम लोग जानते थे। 1 जुलाई 2024 में ये सारे पुराने जो क्रिमिनल लॉज थे अमेंड होके अब नए क्रिमिनल लॉज हमारे पास इस समय करेंटली वर्किंग स्टेट में हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को ही हम लोग कोर से स्टडी करेंगे और देखेंगे। टॉपिक वाइज ये सीरीज चलेगी, जैसे जितने भी आपके मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, अरेस्ट हो गया, कॉग्निजेंस हो गया, एफआईआर हो गया, तो इस टाइप से जैसे बीएनएसएस के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। और ये नहीं है कि केवल ऊपर से डिस्कस करेंगे, अंदर अंदर के सेक्शन में क्या प्रोविजंस क्या दे रखा है वो भी पूरा डिटेल में, ताकि एक प्री एंड मेंस ओरिएंटेड स्टडी हम लोग हर टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ उसको आगे हम लोग समझ पाएँ और आगे अपनी तैयारी को बढ़ा पाएँ। तो चलिए, आज का जो हमारा प्राइमरी टॉपिक है वो है अरेस्ट। अरेस्ट क्या होता है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। कौन कौन से जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो प्रोविजंस दे रखे हैं, ये क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये हम लोग सब समझेंगे। क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं अरेस्ट के, क्या क्या सेफ गार्ड्स मिले हुए हैं, प्लस इससे रिलेटेड जो जितने भी हमारे पास क्या केस लॉज है वो भी हम लोग इसमें सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो अरेस्ट का मतलब अब सीआरपीसी में भी नहीं डिफाइन था, ना ये बीएनएसएस में डिफाइन है। तो अरेस्ट का मतलब ये होता है किसी भी पर्सन को उसकी पर्सनल लिबर्टी से रेस्ट्रेन कर देना, एक लीगल कस्टडी में डाल के। मतलब कि अरेस्ट मीन्स टेकिंग अ पर्सन इनटू लीगल कस्टडी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ रिजल्टिंग इन कंप्लीट रेस्ट्रेंट ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। हर तरीके से उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी जो हमारी आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस करी गई है, तो उस पर्सनल लिबर्टी को पूरी तरीके से रेस्ट्रेन कर देना। मतलब ना आप अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट नहीं है आपका, आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। आप एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाएगा आपको, जिसको कि हम लोग लॉकअप कहते हैं या जेल कहते हैं। वहां पे आप अरेस्ट होके आपको रखा जाएगा। और आप, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरा इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ पे अरेस्ट समझा और जाके बाहर किसी को जिसका मन किया उसको उठा के कमरे में बंद कर दिया, किडनैपिंग का केस लग जाता है, एब्डक्शन और किडनैपिंग में चला जाता है। ऐसा नहीं है। पर्सन जो लीगली एंटाइटल्ड हो इसके लिए वही ये काम कर सकता है, अदर देन कोई और पर्सन नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें कि प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन इन जनरल सेंस में अरेस्ट करने की पावर किसके पास है? पुलिस ऑफिसर्स के पास है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी। अरेस्ट मीन्स टेकिंग अ पर्सन इनटू अ लीगल कस्टडी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ रिजल्टिंग इन कंप्लीट रेस्ट्रेंट ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। क्या पर्पस होगा? पर्पस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफ एंश्योरिंग हिज प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट, प्रिवेंटिंग फर्दर ऑफेंसेस और इनेबलिंग इन्वेस्टिगेशन। तो पर्पस हम लोग देखते हैं तो तीन टाइप के पर्पस हमारे पास निकल के आते हैं। पर्पस क्या है? इंश्योर करना उसकी प्रेजेंस किसके सामने? कोर्ट के सामने उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करना। अदर देन डैट, प्रिवेंट करना कि वो कोई फर्दर और ऑफेंस ना कर सके। प्लस इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए और उसकी प्रेजेंस अटेंडेंस आपको कंपलसरी है तो भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। की एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे अरेस्ट के क्या होते हैं। एक्चुअल रेस्ट्रेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी को साथ में रखा हुआ है और वो आपके साथ मूवमेंट कर रहा है, उसके ऊपर पूरी तरीके का रेस्ट्रेंट नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है, वो आपकी इच्छा के बगैर कहीं ना जा पाए। पूरी की पूरा कंट्रोल है जिस पर्सन ने अरेस्ट किया है उसका होना चाहिए। तो एक्चुअल रेस्ट्रेंट होना चाहिए, वो भी लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए। मतलब कि पुलिस, मजिस्ट्रेट या फिर ऑथोराइज्ड पर्सन। नॉट मेयरली अ रिक्वेस्ट टू अकम्पनी। वही कि आप गए, पुलिस वाला किसी के साथ गया, उससे कहा कि चलो भाई थोड़ी देर तक साथ चलो, तो कल को जाके ये नहीं कहा जा सकता कि वो पर्सन एक्स डिस्टेंस से वाई डिस्टेंस तक उसके साथ गया था, पुलिस वाले की जीप में बैठ के गया था, तो वो क्या हुआ? अरेस्ट हुआ है। पर्पस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सिक्योर, उसकी प्रेजेंस सिक्योर करना, प्रिवेंट फर्दर क्राइम और फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन। तो ये पर्पस होता है हमारा अरेस्ट का।
अरेस्ट बेसिकली कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन अरेस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमारा क्रिमिनल लॉ सेट होता है। मतलब पहले एफआईआर हुआ, अरेस्ट हुआ, तो ये सारे जो हैं बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे देखते हैं स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार। इस केस के अंतर्गत 2008 का ये केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वही डेफिनेशन को बताया जो अभी हम लोगों ने स्टडी करी कि अरेस्ट बेसिकली क्या होता है। ये हमको सुप्रीम कोर्ट ने बताया स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार के केस में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अरेस्ट मींस, देखिए यहाँ भी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अरेस्ट मींस रेस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सनस लिबर्टी बाय अ लीगल अथॉरिटी विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग हिम टू द लॉ। मतलब लॉ का द्वारा उसको इंटेंशन हो होल्ड करने का, लीगल अथॉरिटी हो और रेस्ट्रेंट हो किसी भी लीगल पर्सन का। द कोर्ट एम्फसाइज दैट अरेस्ट इज नॉट अ मेयर ओरल रिक्वेस्ट। कोर्ट ने साफ साफ बताया कि अरेस्ट जो है वो एक मेयर ओरल रिक्वेस्ट नहीं है या फिर कैजुअल डिटेंशन नहीं है। इट मस्ट इन्वॉल्व, हम लोगों ने डिस्कस किया, फिजिकल रेस्ट्रेंट होना चाहिए, सबमिशन होना चाहिए कस्टडी में बाय लीगल अथॉरिटी होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए डिटेन करने का पर्सन अंडर द लॉ, लॉ के अंदर डिटेन करने का पूरा इंटेंशन होना चाहिए। अब हम लोगों ने देखा बीच बीच में दो टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें था एक अरेस्ट टर्म था और दूसरा एक टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे थे कस्टडी। तो कस्टडी का क्या मतलब होता है, अरेस्ट और कस्टडी का डिफरेंस हम लोग स्टडी कर रहे थे। क्लियरली कहीं पे मेंशन भी नहीं है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंस होता है, दोनों सिमिलर चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। अरेस्ट जब भी होगा तो एक चीज जान के रखिए कि अरेस्ट जब भी हुआ है तो कस्टडी उसके अंदर होगी ही होगी। और कस्टडी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जब कस्टडी हो तो उसमें अरेस्ट इन्वॉल्व हो। तो मतलब अगर देखा जाए तो कस्टडी जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर अरेस्ट आता है। तो कस्टडी के अंदर अरेस्ट हमेशा होगा, सॉरी, अरेस्ट जो है वो कस्टडी में हमेशा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अब ये पार्ट है, देखिए कस्टडी है बट यहाँ पे क्या है, अरेस्ट है नहीं, यहाँ पे अरेस्ट नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कस्टडी में हमेशा ही अरेस्ट हो, लेकिन जिस पल से किसी पर्सन को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया, कस्टडी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली पुलिस कस्टडी में आ जाता है। तो अरेस्ट क्या है, अरेस्ट इज अ कस्टडी और फॉर्मल एक्यूजेशन। अरेस्ट मतलब पुलिस वाले प्रॉपरली जाएं किसी को अरेस्ट करें, उसको अरेस्ट बोला जाता है। बेसिक डिफरेंस यही है कि अरेस्ट में पुलिस वाले जाते हैं अरेस्ट करते हैं, और कस्टडी में डिफरेंस क्या आ जाता है, कस्टडी में जैसे कोई आदमी है खुद जाके सरेंडर कर देता है, कोर्ट में जाके उसने सरेंडर कर दिया, पुलिस स्टेशन में आके उसने सरेंडर कर दिया, तो वो पुलिस कस्टडी में, वो कस्टडी हो गया। और अरेस्ट क्या हो गया, जब पुलिस वाले गए और अरेस्ट करके लाए। पर्सन्स मूवमेंट इज कम्प्लीटली रेस्ट्रेन्ड बाय लीगल अथॉरिटी। इंटेंशन होना चाहिए अरेस्ट के अंतर्गत। अब कस्टडी में अरेस्ट करने का इंटेंशन तो है नहीं, वहां तो पर्सन खुद ही आके सरेंडर हो रहा है ना। अब किसी को क्या पता, अब एक्स पर्सन है उसने कोई ऑफेंस किया है, हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है, पुलिस वाले को कोई पता ही नहीं है कि एक्स ने कुछ ऑफेंस किया है। अब एक्स आके वहां पे कस्टडी में अपना पुलिस स्टेशन जाता है या जुडिशियल कस्टडी में के लिए कोर्ट में जाता है, सरेंडर हो जाता है, तो यहाँ पे इंटेंशन टू अरेस्ट तो आया ही नहीं, ऑलरेडी वो सरेंडर है, तो फिर कैसा इंटेंशन आएगा अरेस्ट करने का। बट अरेस्ट में हम लोगों ने उसके एसेंशियल्स देखे हैं कि इंटेंशन ऑफ अरेस्ट होना चाहिए, कंप्लीटली रेस्ट्रेन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अरेस्ट को हमेशा हमको कंपेयर करना चाहिए जो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसके द्वारा रख के। टिपिकली फॉलोड अरेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, अरेस्ट मेमो भराया जाता है। हम लोग अभी देखेंगे, आपका सेक्शन 36 है, 37 है, 38 है। तो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट आपका सेक्शन 36 में डिस्कस किया गया है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जब अरेस्ट किया जाता है तो क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ये ग्राउंड समझाए जाते हैं। राइट्स जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए हैं, जो कि हमें डी के बसु की गाइडलाइंस थी, जो केस था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उसको हमने पूरा का पूरा मर्ज किया है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं, राइट्स हैं, ये सब अरेस्ट में आते हैं। अब जैसे ही किसी को अरेस्ट किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा उसका, कहाँ, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंतर्गत। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा सेक्शन है जिसमें कि प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट की बात करी जाती है 24 घंटे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कस्टडी क्या है। देखिए जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ना, कस्टडी एक ब्रॉडर सेंस है और अरेस्ट एक छोटा टर्म है। कस्टडी इज ब्रॉडर एंड मे और मे नॉट अमाउंट टू अरेस्ट, वो हो भी सकता है अरेस्ट और नहीं भी हो सकता है। कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया कि एवरी अरेस्ट इज कस्टडी, हर अरेस्ट जो है वो कस्टडी है, बट एवरी कस्टडी इज नॉट अरेस्ट। अब एक कस्टडी अरेस्ट बनती कब है ये हम लोग देखेंगे।
when there is a formal assertion, जब वहाँ पे फॉर्मल असर्शन हो अथॉरिटी के द्वारा, लिबर्टी को रेस्ट्रेन किया जाए, पर्सन इज नॉट फ्री टू लीव, देयर इज क्लियर इंटेंट टू अरेस्ट, ये सारे वही एसेंशियल्स हैं जो कि अरेस्ट के थे। जब ये चारों के चारों अप्लाई हो जाएंगे, 3-4, तब हमारा जो अरेस्ट है वो कस्टडी है उसको अरेस्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये डिफरेंस है, क्लियर सा डिफरेंस है, बाकी कोई ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट यहाँ नहीं आता है। क्या है, जैसे अरेस्ट हो गया और ये कस्टडी हो गया, तो अरेस्ट में क्या है, इंटेंशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे खुद जाके क्या कर रहा है आदमी, सरेंडर हो जा रहा है। तो जब खुद ही जाके सरेंडर हो जा रहा है, यहाँ पे सरेंडर में इंटेंट टू अरेस्ट तो है नहीं, तो ये डिफरेंस आता है हमारा अरेस्ट और कस्टडी में। अब देखते हैं कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। तो देखिए, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, इसके रिगार्डिंग सेक्शन 35 और 39 है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अदर देन डैट हमारे प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, नॉर्मल सिटीजन्स जो हैं उनके पास भी पूरा पूरा राइट है क्या करने का, अरेस्ट करने का, लेकिन कितनी देर के लिए, 6 आवर्स तक के लिए ही वो अरेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद उनको उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है, वो अरेस्ट कर सकता है। कौन कौन से मजिस्ट्रेट, दोनों, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दोनों के पास पावर है अरेस्ट करने की। अब धीरे धीरे इनके प्रोविजंस देखते हैं, सेक्शन 35, 39 क्या कहता है, 40 क्या कहता है, 41 क्या कहता है, इसके रिगार्डिंग केस क्लॉज क्या है, वो क्या कहते हैं। तो सेक्शन 35 इससे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मेंस का एक टॉपिक भी आता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। इसके अंदर हमको सेक्शन 35, 39 दोनों ही डिस्कस करने होते हैं। When police may arrest without warrant, section 35, तो क्लॉज ये बताता है अरेस्ट इफ अ पर्सन, पुलिस वाले के सामने अगर कोई पर्सन है वो कौन सा ऑफेंस करता है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। आप वारंट का वेट नहीं करोगे, आप कोई आप पुलिस वाला है, कोई उसके सामने कोई इंसान है मर्डर कमिट कर रहा है, जा रहा है मर्डर करने, किसी को किसी ने गोली मार दी पुलिस वाले के सामने, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो पहले जाए वारंट लेके आए, उसको इंस्टेंटली एक्ट करना होगा। तो इसलिए ये पावर दी गई है पुलिस वालों को कि वो क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जो कि उनके सामने प्रेजेंस में उनकी कॉग्निजेबल ऑफेंस करे। देखिए, ये काफ़ी ब्रॉड पावर हो जाती है, क्योंकि अगर विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है कोई भी, तो कल को ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा पावर है तो आप अब्यूज़ कर सकते हैं पावर। इसीलिए हम अभी आगे देखेंगे कि जब रीजनेबल कंप्लेंट हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो और रीजनेबल सस्पेशन हो, किस केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि 7 साल तक के लिए पनिशमेंट है, और ये जो आगे की कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई हो रही हूँ, तो पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अदर देन डैट जब 7 साल से ऊपर है, ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, पुलिस वालों को रिटर्न में भी देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों अरेस्ट किया है। अब जब आप रिटर्न में कुछ देते हैं तब क्या होता है, इससे इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। जब आप कुछ रिटर्न में दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। तो ये प्रोविजंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे चेंज आ रहा है, अब पुलिस वाले को पूरी तरीके से रोक भी नहीं सकते हैं, प्लस हम एब्यूज ऑफ पावर भी नहीं रोक सकते। तो एब्यूज ऑफ पावर रोक नहीं सकते, लेकिन हर हद तक कोशिश करी जाए कि इसको रोका जाए। तभी यहाँ पे रिटर्न में लेके अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं हम लोग पुलिस वालों की, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अरेस्ट हो। अब अरेस्ट करना बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी की भी पर्सनल लिबर्टी के साथ उसको रेस्ट्रेन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि अभी आप जिसको अरेस्ट कर रहे हैं वो ओनली सस्पेक्ट है, एक्यूज तो है नहीं। हो सकता है कि उसने ऑफेंस ना किया हो, तो उसकी पर्सनल लिबर्टी को तो इन्फ्रिंज किया, लेकिन यहाँ पे क्या हमको देखना होता है, एक पर्सन का बेनिफिट है कि पूरी सोसाइटी का बेनिफिट है। अगर कोई हीनियस क्राइम है, सपोज रेप का ऑफेंस है, मर्डर का ऑफेंस है, हिस्ट्री शीटर है कोई, अब उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, वो सस्पेक्ट है, अब अगर ऐसा इंसान बाहर रहेगा तो सोसाइटी को भी डैमेज है, सोसाइटी के लेवल पे ज़्यादा डैमेज है। इसलिए हम लोग अरेस्ट के प्रोविजंस को रखते हैं कि सस्पेशन के बेसिस पे भी अरेस्ट किया जा सकता है। अदर देन डैट जो हम लोगों ने देखा, क्लॉज ए क्या बात करता है कि कोई भी कमिट करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर तो अरेस्ट कर सकते हैं। क्लॉज बी बात करता है अरेस्ट बेस्ड ऑन reasonable complaint, credible information and reasonable suspicion for a cognizable offense, कितने टर्म के लिए होना चाहिए, punishable up to 7 years, only both conditions are
बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो अब कंडीशन 1 क्या है वो देखते हैं। पुलिस ऑफिसर हैज, उसको क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, जो कंप्लेंट इंफॉर्मेशन या जो भी उसे सस्पिशन है, द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस, की उस पर्सन ने वो ऑफेंस किया है, या तो ये कंडीशन हो। अदर देन डैट कंडीशन दूसरी क्या है, अरेस्ट करना नेसेसरी ही है, प्रिवेंट करना है फर्दर ऑफेंस, इंश्योर करनी है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंट करना है कि वो कहीं और डिस्ट्रक्शन ना करे, टैंपरिंग ना कर दे एविडेंस के साथ। अब कोई ऑफेंडर है वो बाहर है, पता चला ए ने बी को मारा था, सी ने देख लिया, अब सी की भी जान खतरे में है ना, जो एक को मार चुका है वो आगे भी औरों को भी मार सकता है, तो इसको भी प्रिवेंट करना है। और बाहर रखा जाए तो पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ पॉसिबल ना हो, इसलिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको गायब किया जा सकता है। तो इस तरीके का भी प्रिवेंशन करना है तो भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। प्रिवेंट करना है क्या, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस टू विटनेस, विटनेस को ही कुछ इंड्यूसमेंट दे दिया कि भाई 5 लाख रुपए ले लो, हमारे खिलाफ गवाही मत दो, हॉस्टाइल हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें भी बचाने के लिए अगर आपको लगता है, इंश्योर करना है उसकी प्रेजेंस कोर्ट में, मतलब अगर आप उससे मुचलका भरवा रहे हैं, नोटिस भरवा रहे हैं कि आप आएंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये नोटिस पूरा नहीं करेगा और कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं होगा, तो भी आप इसको अरेस्ट कर सकते हैं। नोटिस के प्रोविजन भी जो हमारे पहला सीआरपीसी में 41A का नोटिस होता था, वो अब हमारा सेक्शन 35 के 3 में मेंशन कर रखा है। ऑफिसर्स ड्यूटी है, मस्ट रिकॉर्ड रीजन, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख किया, मस्ट रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग फॉर मेकिंग द अरेस्ट। तो जब भी अरेस्ट करेगा तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा कि व्हाई आर यू अरेस्टिंग, मस्ट रिकॉर्ड रीजन फॉर नॉट अरेस्टिंग इफ अरेस्ट इज नॉट रिकॉर्ड। अब अरेस्टिंग होनी थी लेकिन अरेस्ट नहीं किया, तो भी वो लिखेगा कि अरेस्ट क्यों नहीं किया। अब ये तो हो गए हमारे क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज सी क्या बात करता है, क्लॉज सी बात करता है अरेस्ट तब करना है जब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि बताती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि पनिशेबल है अबव 7 years, इंक्लूडिंग जिसमें 7 साल से ऊपर है, प्लस लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ भी उसका पनिशमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर। और पुलिस को क्या है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और रीजन टू बिलीव है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। क्लॉज डी क्या बात करता है, अरेस्ट अ पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर अंडर बीएनएसएस और बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफेंडर। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है, सेक्शन 84-85 बात करता है प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट की, मतलब कि किसी पर्सन को आपने समन भेजा, वारंट भेजा, कोर्ट बुला रहे हैं, नहीं आ रहा है, भगोड़ा घोषित करना है, तो फिर 84 की कार्यवाही करिए अपनी 84 की। तो इस बेसिस पे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलेंगे। ऐसा पर्सन अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आप उसको तुरंत अरेस्ट करेंगे। एक तो वैसे ही वो भागा हुआ है, वैसे ही वो नहीं मिल रहा है, और जैसे ही वो मिला फिर आप जाओगे वारंट ढूंढने जाओगे, तो इससे अच्छा है कि उसको ऑन द स्पॉट आप अरेस्ट करो, या तो फिर बीएनएसएस में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हुआ हो। फिर हम लोगों ने क्लॉज ए देखा, क्लॉज बी देखा, सी देखा, डी देखा, अब ई की बारी। अरेस्ट अ पर्सन फाउंड विद सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी। तो ई किसके रिस्पेक्ट में बात करता है, ई रिस्पेक्ट में बात करता है स्टोलन प्रॉपर्टी की। स्टोलन प्रॉपर्टी इस रिस्पेक्ट में बात करता है। क्लॉज एफ, अगर किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। क्लॉज एफ बात करता है अरेस्ट एनी पर्सन हु, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से, हेल्प कर रहा है एस्केप या अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, कोई जेल में बंद है, लॉफुल कस्टडी में है, उसको वहां से भागने में कोई मदद कर रहा है, पुलिस वाला किसी का पीछा कर रहा है, कोई आगे खड़ा हो गया नहीं जाने दे रहा है पुलिस वाले को, तो अगर ऐसे भी कोई काम कर रहा है तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अदर देन डैट क्लॉज जी हमारा क्या बात करता है, अरेस्ट अ पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डेजर्टर, जो कि आर्म्ड फोर्स से भाग के आया हो। अगर पुलिस वाले को शक है, रीजनेबल सस्पिशन है कि ये डेजर्टर है, आर्म फोर्सेस से भाग के आया है, तो आप उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट अ पर्सन, अरेस्ट अ पर्सन इन्वॉल्व इन एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, उसने कोई ऐसा एक्ट किया जो कि आउटसाइड इंडिया है, लेकिन अगर वो इंडिया में किया जाता तो वो क्या होता,
which would be an offense if committed in India and who is liable for extradition or detention under Indian law. इंडियन लॉ के अंदर वो पनिशेबल था और उसने वो एक्ट कहाँ किया है, बाहर जाके किया है, तो फिर उसको पनिश किया जाएगा। पनिश तो किया ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अरेस्ट किया जाएगा। लाइबल होना चाहिए, वो एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी हमारी उस देश के साथ होनी चाहिए। क्लॉज आई क्या बात कर रहा है? क्लॉज आई बात कर रहा है अरेस्ट अ रिलीज्ड कन्विक्ट हु ब्रीचेस एनी रूल मेड अंडर सेक्शन 394(5). तो अगर कोई भी रिलीज्ड कन्विक्ट है, वो ब्रीच कर रहा है कोई, अब रिलीज कन्विक्ट के साथ जैसे कभी कभी होता है कि कोर्ट कहती है कि तुम यहाँ से अब बाहर जा रहे हो, तुम्हारा कन्विक्शन पूरा हो गया, बट स्टिल तुम बाहर जा रहे हो आने वाले 5 साल तक, तुम ये बताओगे कि तुम कहाँ रह रहे हो, क्योंकि कन्विक्शन पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी सुधर गया। ये बिलीव करना पॉसिबल नहीं है। कोई आदमी 25 मर्डर कर चुका हो, हर कोई संत नहीं बन जाता, हर कोई सुधर नहीं जाता। अब वो बाहर निकला है, रिलीज हो गया, अब क्या सिनेरियो है, तो इसलिए हम उसके ऊपर सुपरविजन रखेंगे, नजर रखेंगे। पता चला हमने कहा था 5 साल तक तुम जहाँ जहाँ रह रहे हो वो सारी चीजें हमको आके बताओगे, महीने महीने थाने पे आके साइन करोगे, अब वो नहीं कर रहा है, तो ऐसा इंसान भी हमको अगर कहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसको अरेस्ट कर लेंगे। क्लॉज जे इस रेस्पेक्ट में क्या बात करता है? अरेस्ट व्हेन रिक्विजिशन रिटन हो या चाहे ओरल हो, रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, और वो क्या स्पेसिफाई कर रहा हो, आइडेंटिफाई अ पर्सन टू बी अरेस्टेड, offense or cause for arrest and it appears that person could lawfully be arrested without warrant by the officer issuing the requisition। किसी और मतलब किसी और जुरिडिक्शन का पुलिस ऑफिसर जो है वो रिटर्न में या ओरल में किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को बता रहा है कि भाई इस पर्सन को अरेस्ट करना है, आइडेंटिटी बता रहा है, और वो इन सारे ग्राउंड्स के अंदर कहीं सेट बैठ रहा है कि उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, तो फिर पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेगा। अब हम लोग देखते हैं अरेस्ट टू प्रिवेंट और कौन से केसेस हैं, जैसे 35 में पूरी बात हो गई। 35 में ये क्लॉज है, इसमें जैसे डेजर्टर हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, 7 साल से कम या 7 साल तक का कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस के सामने कर रहा है, रीजनेबल सस्पिशन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इन सारे सिनेरियोज में अरेस्ट कर लिया। स्टोलन प्रॉपर्टी उसके पास से मिल रही है। लेकिन अदर देन 35 भी और सेक्शन हैं जहाँ पे कुछ बात करी गई है, तो सेक्शन इसी रिस्पेक्ट में जो हमारा सेक्शन 170 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब कि अगर पुलिस वाले को लग रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस कमीशन को होने से रोकने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस भी पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है। तो क्या सिनेरियो है, पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट कब? बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, बिहेवियर और सस्पिशियस मूवमेंट, द ऑफिसर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव द पर्सन इज प्लानिंग टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पर्सन जो है वो प्लान कर रहा है क्या, कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस मस्ट रिकॉर्ड रीजन ऑफ अरेस्ट, पुलिस रीजन ऑफ अरेस्ट का रीजन रिकॉर्ड करेगी, कम्युनिकेट करेगी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, प्रोड्यूस करेगी किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर। पुलिस वाले को सीधी सी बात है, क्या है 170 में, उसके सामने कोई आदमी है जो प्लान बना के बैठा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो करने वाला है, पुलिस वाले को पहले से शक हो गया। अब वो इंतजार नहीं करेगा कि जाए कोई व्यक्ति और वहां पे जाके वो ऑफेंस कमिट कर ले, उसके बाद मैं अरेस्ट करूं। तो वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर भी हमारा कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 170 में। इसके अलावा सेक्शन 473, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 473 क्या बात करता है, अरेस्ट फॉर ब्रीच ऑफ बॉन्ड कंडीशन। जो हम लोग बॉन्ड भरवाते हैं कि गुड कंडक्ट रहेगा तुम्हारा, या बेल देते टाइम जो बॉन्ड्स भरवाते हैं, अगर किसी ने उसको ब्रीच किया है तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे अगर बॉन्ड किसी ने भरा है, बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर का, वो कंडीशंस जो उसके अंदर हैं उसको ब्रीच करता है, तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। द श्योरिटी और पुलिस में अरेस्ट हिम विदाउट वारंट। श्योरिटी या फिर पुलिस क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं हिम विदाउट वारंट। ही कैन बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट डेट इशूड बॉन्ड। जिसने इशू करवाया था उस कोर्ट के सामने ले जाके उसको रख दो भाई। द कोर्ट में, कोर्ट क्या डिटेन कर सकती है, कॉल अपॉन श्योरिटीज टू पे पेनल्टी। जो श्योरिटी जिन्होंने उनकी गारंटी ली थी उनको बुलाया जा सकता है पेनल्टी के लिए। इम्पोज फ्रेश बॉन्ड कंडीशन, नई बॉन्ड कंडीशंस भी उसके ऊपर इम्पोज करी जा सकती हैं। तो भाई श्योरिटी बनना भी बहुत रिस्की काम है, ऐसा नहीं है यारी दोस्ती में चले गए
श्योरिटी बन गए, कल को अगला भाग गया, अब सरदर्दी किसकी होगी? आपकी होगी। अब देखते हैं सेक्शन 35 का सब सेक्शन 2 क्या बात करता है। ये बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में। 35 का एक तो पूरा पूरा बात कर रहा था कॉग्निजेबल ऑफेंस कब घटित हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इन सब के रिस्पेक्ट में। तो नो अरेस्ट फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट अ वारंट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू सेक्शन 39। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर साफ सीधे बता दिया गया यहाँ पे कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता है विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। लेकिन एक प्रोविजन है, सब्जेक्ट सेक्शन 39 जो है हमारा इस रेस्पेक्ट में बात करता है। सेक्शन 39 कहता है कि अगर किसी ने पुलिस वाले के सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और पुलिस वाले ने उससे नाम पता एड्रेस एड्रेस उसका पूछा और सामने वाले ने उसको नहीं बताया, तब वो क्या कर सकते हैं? ओनली इन दैट कंडीशन अरेस्ट हो सकती है विदाउट वारंट। अदर देन दैट अरेस्ट नहीं होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये अरेस्ट उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये अरेस्ट किस रिस्पेक्ट में है कि उसने नाम पता नहीं बताया है। जैसे ही वो नाम पता बता देगा पुलिस वाले उसको छोड़ देंगे, या फिर पुलिस वालों को लगता है कि इसने नाम पता तो बताया है बट नाम पता गलत बताया है, तो भी अरेस्ट किया जा सकता है। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के पर्पज से भी, और जब अगर आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो भी नोटिस ऑफ अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सब सेक्शन 3 जो है वो बात करता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस की। ये बात करता है मैंडेटरी नोटिस बिफोर अरेस्ट इफ अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1। मतलब अरेस्ट की नीड नहीं है तो पुलिस क्या कर सकती है? मस्ट इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। मतलब कि अगर पुलिस वाला चाहे तो अरेस्ट करने की जगह पे 35(3) का नोटिस सर्व करा ले, और अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये नोटिस है वो पूरी तरीके से कह रहा है कि आपको जब भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं कहीं भी अपीयर होने के लिए तैयार हूँ, आप अरेस्ट ना कीजिए, जब भी इन्वेस्टिगेशन में नीड होगी मैं आ जाऊँगा, कोऑपरेट करने को तैयार है, तो ये मैंडेटरी नोटिस है, पुलिस को सर्व करना ही पड़ेगा। और इसके बाद अरेस्टिंग नहीं करेगी पुलिस, और कह देगी कि भाई इस तारीख को इन्वेस्टिगेशन के लिए आप आ जाइए, तो आपको जाना पड़ेगा। सब सेक्शन 4 क्या बताता है कि द पर्सन मस्ट कंप्लाई विद द नोटिस। मतलब वही कि आपको जब बुलाया जाएगा तब आपको आना है, आप शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, इस टाइप की कुछ कंडीशंस रहती हैं। आपकी ये ड्यूटी है, ड्यूटी है, ये नहीं कि उसमें लिखा था कुछ भी आपने साइन कर दिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ड्यूटी फॉलो नहीं करी, आपने ये सब नहीं किया, तो जो आप बढ़िया बाहर टहल घूम रहे हो केस होने के बावजूद, वो कैंसिल हो जाएगा और आपको पुलिस उठा के ससुराल ले जाएगी। सब सेक्शन 5 क्या बताता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट आफ्टर कंप्लायंस। If a person complies with the notice, he shall not be arrested unless recorded reason justified arrest। मतलब वही है कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा अनलेस कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है जिसमें अरेस्ट जस्टिफाई हो जाए। अब सबसेक्शन 6 बताता है फेलियर टू कंप्लाई। इफ द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई, जो कंडीशंस थी वो फेल कर गया, रिफ्यूजेस द आइडेंटिटी हिमसेल्फ, द पुलिस में अरेस्ट हिम सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑर्डर। बेसिकली वही बात है, 35(3) का नोटिस है, सर्व करा लिया है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, आपको फॉलो करनी है, नहीं फॉलो करोगे तो अरेस्ट कर लेगी पुलिस, अगर फॉलो करते हो तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 7 जो है ये हमारा न्यू सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, ये प्रोटेक्शन की बात करता है किस किस के लिए? ऐसे ऑफेंसेस में जो कि लेस देन 3 years के पनिशमेंट वाले हैं, और किसको? इन्फर्म पर्सन को और अबव 60 years ऑफ एज। तो मतलब कि जो इन्फर्म पर्सन है, इन्फर्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल, फिजिकल प्लस मेंटल दोनों लोग शामिल होंगे। तो इन्फॉर्म पर्सन है, चाहे उसको फिजिकल इन्फॉर्मिटी है, मेंटली इन्फॉर्मिटी है, या फिर अबव 60 ईयर एज है और कोई भी ऑफेंस हुआ है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से कम का है, तो पहले परमिशन आपको किसकी लेनी पड़ेगी? डीएसपी या उस रैंक के ऊपर के इंसान से। अगर आप उससे परमिशन नहीं लेते हैं तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा सबसेक्शन 7 था। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट कैसे वर्क करेगा और मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट देखो, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट। अब जो आदमी अरेस्ट करने जा रहा है उसका भी क्लियर होना चाहिए ना कि भाई
वो एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन और नेम, बैजेस, डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें पता चल रहा हो कि हाँ भाई ये अरेस्ट जो करने आया है ये पुलिस वाला ही है। मेमोरेंडम जो है प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी गाइडलाइंस हुआ करती थी पहले, क्योंकि इनिशियली तो ये ना सीआरपीसी में था ही नहीं। फिर ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई, डीके बसु का केस आया, इन सब के बाद ये सब रूलिंग्स आई, गाइडलाइंस आई, उसमें बोला गया कि ये गाइडलाइंस तब तक पूरी नहीं करोगे जब तक स्टैट्यूट में ये सब नहीं आ जाता है, तब तक ये गाइडलाइंस ही फॉलो करेंगी। अब तो खैर गाइडलाइंस हम लोग एक्ट में इंक्लूड कर ही लिए हैं, तो केस तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन उस स्तर पे अब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब सीधे सीधे हमारे इसमें आ गए हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए भाई, आज 2025-26 चल रहा है, तो आज का सिनेरियो अलग है। उस टाइम का 2000 का 2008 का, जब आज ये सिनेरियो है, तब इतना ज़्यादा आप देखते हैं कि पुलिस वालों जब अरेस्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा केओस बनता है। तो उस टाइम तो एक अलग ही सिनेरियो होता था, तो इसलिए सारे केस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाया जाएगा, मस्ट बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के टाइम पे बनाया जाएगा, जिसमें कि लिखा जाएगा डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट, प्लेस कहाँ से अरेस्ट किया है, अरेस्टेड पर्सन का नाम, नेम एंड डेजिग्नेशन, किस डेजिग्नेशन पे है, क्या नाम है अरेस्टिंग ऑफिसर का, रीजंस क्या है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के, विटनेस कोई होना चाहिए जो गवाही करे, विटनेस करे कि हाँ भाई ये अरेस्ट जो है वो लीगली हुई है, द मेमो मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि मेमो जो है वो कितने विटनेस से होना चाहिए, तो ऑप्शन आ जाएगा 1, 2, 3, 0। तो आपको पता होना चाहिए। एक सिग्नेचर होना चाहिए अरेस्टेड पर्सन का, अरेस्टेड पर्सन मस्ट साइन द मेमोरेंडम, अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म, अरेस्टिंग ऑफिसर जो है वो इन्फॉर्म करेगा राइट्स उसको, द ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है इन्फॉर्म करना है, रिलेटिव्स को कंसल्ट कर सकते हो आप लीगल प्रैक्टिशनर से, राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर, अगर नीड है, पचला रेप का केस है या ग्रीवियस रेड का केस है, तो एग्जामिन मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एग्जामिन किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन टू फैमिली और फ्रेंड, फैमिली और फ्रेंड को बताना कि अरेस्ट करके इसको रखा गया है, कहाँ रखा गया है। इन सब से क्या हम लोग देख रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी डेवलप हो रही है। आपने अरेस्ट किया, तुरंत किसी को बताया, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अरेस्ट किया 10 दिन तक कहीं भी रखा तो वो इलीगल डिटेंशन हो जाएगा, आप वो अरेस्ट में नहीं आएगा, फिर तो आपको सीधे सीधे अरेस्ट करना है, उसके किसी जानने वाले को बताना है। ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द नॉमिनेटेड रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द अरेस्टेड विदाउट डिले, विदाउट डिले आपको बताना है। पुलिस डायरी जो आपकी होती है उसके अंतर्गत ये सारे रिकॉर्ड्स मेंशन करने होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन आप करवाएंगे ही, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। रीजनेबल फोर्स का यूज करना है, पता चला उसने भागना शुरू किया, आपने सीधे गन ली और सीधे उसके हेडशॉट, ये नहीं है। अगर उसने भागना चालू किया फिर भी नहीं रुक रहा है, तो जैसे बोला जाता है पहले पैर पे गोली मारिए, इस तरीके से आप हद से ज़्यादा फोर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। रीजनेबल फोर्स may be used when necessary for effecting arrest, preventing escape, no unnecessary restraint, shall not be subject to more than restraint, मतलब आप जितना restraint आप कर सकते हैं, जितना फोर्स यूज किया जा सकता है उतना ही restraint करें, उससे ज़्यादा नहीं। प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, 24 घंटे के अंदर, साफ सीधी सी बात, ट्रैवल टाइम एक्सक्लूड कर दीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा। सेक्शन 38 क्या बात करता है, सेक्शन 38 बात करता है अरेस्टेड पर्सन्स के राइट का, कि उनको अपने चॉइस के एडवोकेट के साथ मिलना उनका राइट है। यही सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है भाई, वकील बनने वाले हैं, कुछ आगे जाके जज बनेंगे, एपीओ बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो अरेस्टेड पर्सन है उसका राइट है अपने एडवोकेट से मिलना। कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 38 के अंदर मेंशन है। 35 में क्या मेंशन है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, 35 के 1 में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के सिनेरियो में पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल में 35(2) में दिया है, 35(3) में नोटिस है, 36 में क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है, 38 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एडवोकेट से मिलने की बातचीत हो रही है। डी के बसु जो हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था 1997 का। इसमें क्या हुआ था, एक पीआईएल फाइल करी गई थी किसके द्वारा, डीके बसु के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे लीगल एड सर्विसेज के वेस्ट बंगाल के। इन्होंने कई सारे देखे थे कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ्स, और इन सब के बाद इन्होंने कुल मिला के एक पीआईएल दाखिल कर दी। इनके पीआईएल के अकॉर्डिंग ये था, देयर वाज नो स्टैंडर्ड, कोई इन्फोर्सेबल प्रोटोकॉल नहीं है,
जो अरेस्ट को कवर कर रहा हो, डिटेंशन, इंटरोगेशन, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन इन कस्टडी, मारपीट हो रही है बहुत ज़्यादा, थर्ड डिग्री टॉर्चर जो आप लोगों ने सुना होगा। रिपोर्ट शोड रूटीन अब्यूज, मैनिपुलेशन ऑफ अरेस्ट रिकॉर्ड, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जैसे अब हमको लिख के देना है, तुरंत बताना है, ये सब उस टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं था। जब अभी इतना केओस हो जाता है, अभी इतना लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जब इतना हम लोग मेजर्स ले रहे हैं, तो समझिए 1997 का केस है, 95 97 उस टाइम कैसे सिनेरियो रहता होगा। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट डिनाई किया, बस आप सीधी बात है, अपनी गलती कोई मानेगा ही क्यों, बट एडमिटेड गैप्स इन प्रोसीजर। द यूनियन गवर्नमेंट एक्नॉलेज द एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइन। तो लीगल इशू यहाँ से डेवलप हुआ, वेदर द सुप्रीम कोर्ट कुड फ्रेम binding procedurals under article 21 and 22 prevent the custodial torture and unlawful arrest abuse। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको treated the issue as constitutional emergency in criminal justice। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। custodial torture is as direct assault on the right to life, राइट टू लाइफ के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर डायरेक्ट हिट कर रहा है। एंड लेट डाउन मैंडेटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन गाइडलाइंस, जो कि अब बीएनएस के अंदर, बीएनएसएस के अंदर पूरी तरीके से एम्बेडेड हैं। 11 गाइडलाइंस दी गई थी, वही जैसे अपने पसंद के मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटरोगेशन एट इंटरवल, पुलिस मस्ट मेंटेन स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी इन अरेस्ट प्रोसीजर, सेफ गार्ड लाइक अरेस्ट मेमो इन्फॉर्मिंग रिलेटिव मेडिकल एग्जामिनेशन, डायरी एंट्रीज। हम लोगों ने अभी जो 36 37 ये सब पढ़ा, ये सब डीके बसु की गाइडलाइन से ही हमको देखने को मिलता है। तो वही देखिए, सेक्शन 36 रेलेवेंस है, सेक्शन 38 हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें डीके बसु के केस में कही गई थी। आपको ये जानना है कि ये सब कहाँ कहा गया था। पहले ये सब सीआरपीसी में नहीं था, अब बीएनएसएस में, सीआरपीसी में अमेंड हो के आया, 41A आया, 41B आया, C आया, ऐसे कर करके कई सारी चीज़ें अमेंड होती गई। तो वहाँ पे भी थी चीज़ें, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थी। लेकिन अब जैसे हमारे पास बीएनएसएस है, तो हमको इसके रिस्पेक्ट में बात करना, और एक क्लियर ऑर्डर में, जैसे 41A है, B है, C है, तो थोड़ा सा क्लीन और साफ तरीके से हमको इसमें देखने को मिलता है। बीएनएसएस में याद करने के लिए भी ज़्यादा आसान रहता है। अनिश कुमार, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस, स्टेट ऑफ बिहार, 2014 का ये केस था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिश कुमार जो कि एक हस्बैंड थे, वो वॉज एक्यूज्ड बाय हिज वाइफ अंडर सेक्शन 498 AIPC, जो कि क्रुएल्टी की बात करता है। क्रुएल्टी 498 में था, अब क्रुएल्टी कहाँ डिफाइंड है बीएनएस में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये दो सेक्शंस के अंतर्गत उसके ऊपर एफआईआर लिखी गई। द वाइफ alleged that the husband and his family made dowry demands and subjected her to cruelty. The police, following the general trend 498A cases, initiated steps for immediate arrest of the husband and his family members. Anish Kumar apprehended, arrest and challenged the mechanical routine use of arrest of power। पुलिस के पास सीधे था 498A का केस आया, सीधे उठा के जिस चीज के खिलाफ है उन सबको अरेस्ट कर दो। जो यहाँ पे समस्या उठाई गई वो ये था कि ये जो था वाइडली मिसयूज हो रहा था, लड़कियां जो है इसको वाइडली मिसयूज कर रही थी, अपने ससुराल वालों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, पैसा निकलवाने के लिए, एक तरीके से इस प्रोसीजर को यूज किया जा रहा था। पुलिस वर मिस अप्लाइंग सेक्शन 41 सीआरपीसी बाय मेकिंग अरेस्ट विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। अरेस्ट वर हैपनिंग एज अ रेफ्लेक्स एक्शन, नॉट एज अ एक्सेप्शन। मतलब इधर लिखवाया गया, रेफ्लेक्स में अरेस्ट कर लो, चलो पूरा परिवार उठा लो। द मैटर एस्केलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट टू एड्रेस द सिस्टमेटिक अब्यूज ऑफ अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देखा हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, ये नहीं है कि तुम्हारे यहाँ एफआईआर लिख गई है तो तुम्हें बुद्धि नहीं लगानी है, कुछ नहीं, तुम जाके सीधे पूरे पूरा खानदान उठा ला रहे हो। Arrest is not mandatory. Court held that arrest under section 498 IPC is not automatic, यानी कि ये धारा लिखी और तुमने अरेस्ट कर लिया। पुलिस must justify arrest with recorded concrete reason under section 41B ऑफ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में इस चीज़ों को देखना, मेंटेन करना, पहले देखना है कि रिकॉर्ड करो रीज़न क्यों अरेस्ट कर रहे हो। मैंडेटरी यूज़ ऑफ 41A, 41A मतलब का 35(3) जो नोटिस हमने बात किया। बिफोर अरेस्टिंग पर्सन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अप टू 7 ईयर, अगर 7 साल तक का पनिशमेंट है तो पुलिस मस्ट इशू अ नोटिस ऑफ अपीयरेंस अंडर सेक्शन 41A BNSS। 41 से सीआरपीसी का, बीएनएसएस का तो है
35(3) अनलेस अरेस्ट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो हम लोगों ने देखा ना कि पहले नोटिस सर्व कराया जाएगा, अगर वो आने को तैयार है, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो अनिश कुमार का ही केस था, जो ये डाउरी के केसेस आते हैं, अब तुरंत एफआईआर लिखो, अरेस्ट करो, तो इसका अब्यूज काफी हद तक रोकने के लिए अनिश कुमार का केस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस ऑफिसर्स को गाइडलाइंस दी गई कि एसेस नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट। देखो भैया, पहले नेसेसिटी है अरेस्ट की कि नहीं, सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करो, रिटर्न में एक्सप्लेन करो अरेस्ट क्यों रिक्वायर्ड है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। अवॉइड मैकेनिकल एंड फॉर्मेलिस्टिक अरेस्ट, जो जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा था, मिसयूज ऑफ अरेस्ट पावर्स। पुलिस वाले भी देखो प्रैक्टिकली यही होता था, लड़की ने लिखवाई, लड़के वाले को गिरफ्तार कर लाए, पुलिस वाले पैसा ले लिए। सब नहीं, कुछ तो होते ही हैं करप्ट, इसीलिए ये हम लोग को इतना सारा पुलिस की पावर्स को देने के बाद भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्ट लगाना पड़ जाता है। गाइडलाइंस टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मस्ट नॉट ऑथोराइज डिटेंशन मैकेनिकली। मैकेनिकली देखो, मजिस्ट्रेट भी सीधे सीधे नहीं कहेगा कि हाँ भाई डिटेन कर लो, स्क्रूटनाइज करेगा कि जो सेक्शन 41 है, 41A है, मतलब कि अभी का 35 एंड 35(3) सही तरीके से चल रहा है। रिटर्न रीजन देखेंगे, मजिस्ट्रेट के पास ही पता चला रिमांड के लिए गए, उन्होंने भी कुछ चेक नहीं किया, हाँ ठीक है सब बढ़िया चल रहा है। रिफ्यूज और रिवोक रिमांड इफ कंप्लायंस इज मिसिंग, अगर कंप्लायंस नहीं है, प्रोसीजर सही से रन नहीं कर रहा है, तो फिर रिवोक कर देगा रिमांड। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, पूरी तरीके से सारा खेल देखो भाई अकाउंटेबिलिटी का है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जनरल लाइफ में भी अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप फिर लाइफ में क्या ही करोगे। ऐसे ही तो लीगल प्रोसीजर्स हैं, इनमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पुलिस को नॉन अकाउंटेबल बना दिया गया, तो फिर वैसे ही जीना दूभर कर रखा है लोगों ने। कुछ लोगों के पास में होता है ना, पावर आती है दिमाग खराब हो जाता है। तो इसी तरीके से कुछ ही लोग हैं जो सिस्टम करप्ट करते हैं, पूरा सिस्टम करप्ट नहीं होता है। तो सेक्शन 40, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर। पावर ऑफ प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन, हाँ भैया आप हम लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि कल बाहर निकलना अपने दोस्त को अरेस्ट करके बैठ जाना, कहना मेरे पास तो पावर है, मैंने आज ही BNSS में पढ़ा, सर ने पढ़ाया था सेक्शन 40 में। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्ट, किस केस पे, अगर उसके सामने कोई नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब कि नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, ये दो ग्राउंड्स हैं अगर, तब तो अरेस्ट कौन कर सकता है, प्राइवेट पर्सन, अदरवाइज नहीं कर सकता है। और या फिर उसके सामने कोई एनी प्रोक्लेम्ड पर्सन है तो अरेस्ट किया जा सकता है। डिलीवरी क्या करनी है उसकी, पुलिस को करनी है विदाउट अननेसेसरी डिले एंड विद इन 6 आवर, 6 आवर के अंदर अंदर आपको पुलिस के पास उस पर्सन को हैंड ओवर करना है। पुलिस ऑफिसर, इफ नो पुलिस ऑफिसर अवेलेबल टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो या तो आपने अरेस्ट किया 6 घंटे में, आपको कोई भी टहलता पुलिस वाला दिख गया, आपने उसको दे दिया, नहीं मिल रहा है तो फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाओ भाग के, वहां पे उसको हैंड ओवर कराओ, पुलिस कस्टडी। इफ पुलिस बिलीव द अरेस्टेड पर्सन फॉल अंडर सेक्शन 35(1), 35(1) मतलब जहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता था, दे शैल टेक, वो क्या करेंगे उसको फिर से कस्टडी में ले लेंगे। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कोई फॉल्स आइडेंटिटी बता रहा है, तो इफ द पर्सन is suspected of non-cognizable offense and refuse to give name or residence, provides the false information, police shall deal with the person under section 39. If no offense is suspected, the person must be released immediately. अब अगर आम आदमी है भाई, उसको क्या मालूम नॉन वेलेबल ऑफेंस कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ उसने और गुड फेथ में उसने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उस पर्सन ने क्या किया था, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया था। तो इस रिस्पेक्ट में पुलिस देख के कि सारी चीजें अगर सेट बैठ रही है तो ठीक है, 39 के अकॉर्डिंग कंप्लायंस करेगी, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 41 क्या बात कर रहा है, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट किस सिनेरियो में अरेस्ट कर सकता है, तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों कर सकते हैं, पर्सनली भी अरेस्ट कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी पर्सन को उनके लोकल जुडिक्शन में कि भाई इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए। अब मजिस्ट्रेट में कमिट द ऑफेंडर टू द कस्टडी सब्जेक्ट टू द बेल प्रोविजन, बेल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इसको बेल देना है, अरेस्ट करना है, क्या करना है। Arrest by magistrate without warrant. A magistrate may arrest or order arrest in his presence within local jurisdiction of any person he is competent. जिसको he is competent to arrest by warrant at the time and circumstances. वो उसको वारंट के साथ अरेस्ट कर सकता है, वो पावर है
और विदाउट वारंट भी, तब उस केस में वो अरेस्ट किया जा सकता है। हमको सिर्फ इतना याद रखना, 35 में क्या है, विदाउट वारंट है, अरेस्ट कर सकता है पुलिस वाला। 35(3) में क्या है, नोटिस है अपीयरेंस का। 36 में क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है। 38 में क्या है, अपने चॉइस के एडवोकेट से आप मिल सकते हैं। उसके अलावा 40 में क्या है, प्राइवेट पर्सन। 42 में, 41 में क्या है, मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, ये सेक्शंस जो हैं प्री में सेम टू सेम सीधा टेक्स्ट आ जाएगा, पूछ देगा कि कब कोई जुडिशियल ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 41, कौन कौन से एग्जीक्यूटिव कर सकता है, जुडिशियल कर सकता है, बोथ कर सकते हैं, या नन ऑफ द अबव हो सकता है। तो आपको बताना है बोथ कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर प्रोटेक्शन, देखो आर्म फोर्सेस के मेंबर को प्रोटेक्शन मिला हुआ है अरेस्ट से। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, नो मेंबर ऑफ द यूनियन आर्म फोर्सेस शैल बी अरेस्टेड फॉर द एक्ट डन, अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में कोई एक्ट कर रहा है विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Other than that, extension to the state armed forces, state government may notify that the above protection, जो above protection है वो उनके state forces पे भी अप्लाई होगी, तो भी उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है तो इन सच केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी रेड एज स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 39 हम लोगों ने बात करा, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। हमने इसको किसके साथ पढ़ा था, हमने 35 को पढ़ा था 39 के साथ। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, इफ पर्सन इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड और बीन accused of committing non cognizable offense and refused to give his name, मतलब उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, उससे नाम पता पूछा गया, उसने नहीं बताया, या फिर उसने बताया लेकिन पुलिस वाले को रीजनेबली बिलीव टू बी फॉल्स, then the police officer may arrest that person to ascertain the true identity। तब वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं अरेस्ट कर रहा है। वो अरेस्ट किस रिस्पेक्ट में कर रहा है, वो अरेस्ट इसी रिस्पेक्ट में कर रहा है कि आपने उसे कंप्लीटली आइडेंटिटी अपनी नहीं बताई है। रिलीज आफ्टर असरटेनमेंट, जैसे ही नाम पता चल जाएगा आपको रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ट्रू नेम एंड रेसिडेंस पता चला, the person shall be released on bond or bail bond to appear before magistrate if required. If the person is not resident in India, the bail bond must be secured by a surety or sureties who are residents in India। तो उसका जो bail bond और surety जो होगा वो कौन होगा, वो इंडियन रेसिडेंट ही होगा। उसके बाद फॉरवर्डिंग टू द मैजिस्ट्रेट, इधर ट्रू नेम एंड रेसिडेंस पता नहीं चला, तब फिर 24 घंटे के अंतर्गत अरेस्ट के, या फिर इधर पर्सन फेस टू एग्जीक्यूट बॉन्ड और बेल बॉन्ड भी वो एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहा है, फेस टू फर्निश सफिशिएंट सिक्योरिटी श्योरिटीज, तब फिर क्या किया जाएगा, उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यही हमने आज के लेक्चर में पूरा अरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो समझा है। इसके आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और जो भी हमारे वीएनएसएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले हम लोग पॉइंट करके वो सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप स्टडिंग। और ये पूरा आपका मेंस का टॉपिक भी एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया है, प्लस इससे रिलेटेड जितने भी प्री के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।